अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप गेम उठा दो। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा जुल्फ़िकार और मेरे साथ हैं इरफान ज़हीर। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का मेला भारत में जारी है और कल से सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीमों के दरमियान मुकाबलाबाजी का आगाज हो जाएगा। यानी कि जो रेस्ट डेज थे वो अब खत्म हो गए हैं और अब से बाकायदा सेमीफाइनल स्टार्ट हो जाएगा कल से। और पहले सेमीफाइनल में इवेंट की मेजबान टीम भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। दोनों टीमें मुंबई में इन एक्शन होंगी। भारत और न्यूजीलैंड की टीमें इससे कबल 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में मद्दे मुकाबले आ चुकी हैं, जहां कीवीज ने भारत को 18 रन से धूल चटाई थी। अब कल का मुकाबला कैसा होगा ये तो यकीनन सबको इंतजार है इरफान। बिल्कुल। और अभी ये जो रिसेंट स्टैट्स बता रहे हैं, कोई ऑलमोस्ट 3-4 दफ़ा ये एक दूसरे के अगेंस्ट नॉकआउट स्टेजेस में खेल चुके हैं। हर दफ़ा जो है वो कीवीज ने विक्ट्री अपने नाम की। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट है कि वैसे देखा जाए तो भारत बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है अभी रिसेंट पास में, बट नॉकआउट स्टेजेस के अंदर भारत के अगेंस्ट इनकी जो सक्सेस है वो एक बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की एक स्टैट्स हैं। और देखते हैं कल क्या रहता है। मेरा ख्याल है आशा टॉस वाला जो एलिमेंट है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हैवी है। हाँ, क्योंकि पहले जो बैटिंग कर रही है उसका जो एवरेज स्कोर है वो 350 प्लस आ रहा है। जो सेकंड चेस की तरफ जा रही है वो 188 है। तो ये क्लियर एक हमें वो बताती है चीज कि जो टीम टॉस जीतेगी वो बड़ा बेनिफिशियल होगी। और यकीनन दोनों चाहेंगे हम टॉस जीतें। ऑब्वियसली वो तो ऑब्वियसली, लेकिन टॉस किसी के कंट्रोल में नहीं होता। तो देखते हैं क्या बनता है जी। आगे अपने पैनल्स की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारे जो 92 के लेजेंड है उनकी बात करें तो पाकिस्तान की पहचान, वॉइस ऑफ पाकिस्तान, रमीज हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई। जनाब इरफान साहब, क्या खैरियत से हैं? आस्ता आस्ता आपका जर्नी पाकिस्तान की तरफ आ रहा है, दुबई तक तो आप पहुंच गए। बस आने वाले हैं। चले जी, मोस्ट वेलकम। आप जल्दी से आए और स्टूडियो में हम लोग आपको मिस कर रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं कोचिंग की पहचान, हम सबकी जान, आकिब जावेद। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है आप? ठीक ठाक। चले ग्रेट जी। रमीज भाई आपसे स्टार्ट करते हैं। कल के मैच के हवाले से देखा जाए तो दो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। नॉकआउट स्टेजेस में कीवीज ने हमेशा इनसे विक्ट्री हासिल की, एक तो ये चीज़ है। दूसरा हमने देखा कि टॉस की भी बात की जा रही है, बहुत वाइटल रोल प्ले करेगा क्योंकि अंडर लाइज 10 से 12 ओवर जो खेलना वो बहुत मुश्किल होता है। और जो स्कोर भी बताया जा रहा है स्टैट्स के अकॉर्डिंगली, पहले बैटिंग करते हुए 350 प्लस है और सेकंड बैटिंग करते हुए 188 के करीब एवरेज स्कोर है। कैसे देखते हैं इस सारे मामले को? देखिए, इससे पहले तो अब सारी चीजें इक्वल हो गई हैं। सो भारत ने जो पीछे किया है वो अब जो है उसका निचोड़ इस नॉकआउट स्टेज पे मिलेगा इनको, और उसका एक अलग प्रेशर होता है। जब आप नॉकआउट स्टेज में जाते हैं ना तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप बिल्कुल ही घबराहट का शिकार हो जाते हैं या फिर आप शेर हो जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि शेर ज्यादा न्यूजीलैंड होगा क्योंकि वो ऊपर नीचे हो के और फिर थ्रू हुए हैं और आखिरी मैच तक ऑलमोस्ट उनको इंतजार करना पड़ा क्वालिफाई करने का। सो उनके पास जो है वो नथिंग टू लूज वाली सिचुएशन है, जबकि भारत के पास ऑल टू लूज है क्योंकि इतनी रेपुटेशन बन गई हुई है जिसकी कोई इम्तहान नहीं है। सो एक लिहाज से तो मैं समझता हूँ कि मेंटली जो है ना न्यूजीलैंड ज्यादा इन होंगे, और भारत जो है अगर सेकेंड टाइम बैटिंग करते हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है। हालांकि न्यूजीलैंड को भी अच्छी खासी मार पड़ी है बॉलिंग में, बट मैं समझता हूँ कि ये मुकाबला 0 कह लें या 50-50 कह लें, उस लिहाज से जो है ये इसलिए ज़्यादा अच्छा और अट्रैक्टिव होगा। अच्छा, लेकिन रमीज सर, न्यूजीलैंड ने काफ़ी इम्प्रूव किया है रिसेंट टाइम्स में और जैसे कि आप कह रहे हैं कि उनको बॉलिंग में तो मार पड़ रही है, लेकिन हमने जो पिछले मैचेस देखे हैं उसमें न्यूजीलैंड में काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी देखी है। आप उनका की टू सक्सेस क्या देखते हैं और आपको क्या लगता है कि भारत को बॉलिंग में वो मुश्किल में डाल सकते हैं या फिर बैटिंग में? देखिए, उनके पास बॉलिंग तो है। ट्रेंट बोल्ट का थोड़ा सा सो ये गया है वर्ल्ड कप, मगर सेंटनर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। फिर जैसे मैंने कहा ना, उनके कप्तान के वापस आने से बड़ा फर्क पड़ा है न्यूजीलैंड को, क्योंकि वो जो विलियमसन है ना सिर्फ वो स्पिन को अच्छा खेलते हैं जो कि भारत की स्ट्रेंथ है, बट कप्तानी भी बहुत अच्छी करते हैं और टेम्परामेंटली स्ट्रांग हैं, गाइड अच्छा वो कर सकेंगे। न्यूजीलैंड जो है वो हमेशा, जैसे पहले भी बात कर चुके हैं, कोई बहुत बड़े नाम नहीं है मगर इनके काम बड़े हैं क्योंकि एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं और फिर सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ये ढालते हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त अगर इनके कॉनवे और रचिन रविंद्रा अगर ये कई प्लेटफॉर्म सजा देते हैं, क्योंकि भारत का नए बॉल पे जो आउटस्टैंडिंग एफर्ट है पावर प्ले में, अगर वो कहीं नलेफाई हो जाता है तो फिर लंबा स्कोर ये करते हैं। सेकेंड टाइम अराउंड भी न्यूजीलैंड अगर बैटिंग करेगा तो टेक्निकली इतने एफिशिएंट है कि वन साइडेड अफेयर नहीं होने देंगे वो। बट ओवरऑल न्यूजीलैंड की जो ग्रेट स्ट्रेंथ है वो है
एक दूसरे के लिए खेलना, नेचुरल टैलेंट, एबिलिटी और मेंटली स्ट्रांग है, इसलिए कि सारे पिछले कई वर्ल्ड कप में इन्होंने सेमीफाइनल में जगह बनाई है, तो किसी वजह से ये टीम जो है रेटेड है। बिल्कुल। आके भाई आपकी तरफ आते हैं। अब न्यूजीलैंड वो साइड है जो 2011 से हम देख रहे हैं, उसके बाद हर सेमीफाइनल, 2007 से प्रॉब्ली हर सेमीफाइनल में होती है और लास्ट 2 दफ़ा का इन्होंने फाइनल खेला। इट्स मीन कि ये 90% चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। कहीं थोड़ा सा मेरा अपना मानना यह है कि एग्रेशन इनके अंदर मिसिंग पार्ट है। वो एग्रेशन कहीं वो ले आए जो आपको सेमीफाइनल और फाइनल में चाहिए होता है कि आप वन साइडेड अफेयर करें, तो ये इजीली जीत सकते हैं। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? देखिए, बहुत अच्छी क्रिकेट उन्होंने खेली है। लास्ट जो इंग्लैंड जीता था फाइनल, वो भी सबके सामने ही है। मेरा ख्याल कहीं ना कहीं ज्यादती हो गई। वो किसने ज्यादा चौके मारे, किसने छक्के मारे, और ये जिंदगी में ना पहले हुआ ना अब हो रहा है, उसके फौरन बाद खत्म कर दिया। आई थिंक अगर टीम तो वही हम रेट करते हैं जो कंसिस्टेंट हो। 2000 से लेके अब तक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। इसका मतलब है कि वो एक तो जब सिलेक्शन करते हैं तो वो एक टूर के लिए नहीं करते, टीम को बनाते हैं। पीछे जो उनका सिस्टम है वो भी प्लेयर्स प्रोड्यूस कर रहा है अकॉर्डिंगली जी। बाकी अगर आप टीम देखें तो कभी वो ऊपर होंगी, कभी नीचे होंगी। पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो 2011 में खेला सेमीफाइनल, उसके बाद यही नंबर है जो 5-6 यही चल रहा। हम आते हैं और फिर हम बहुत सारी होप्स लगाते हैं टूर्नामेंट से पहले, फिर डिसअपॉइंट होते हैं, फिर होप लगा लेते हैं। अगर उनकी देखें ना तो उनकी बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बड़ी बैलेंस साइड है। एक चीज थोड़ी सी मिसिंग है, अगर इनको एक ऑलराउंडर 6-7 पे और बेहतर मिल जाए पेस बॉलिंग, तो नीशम की वजह से थोड़ी सी उनकी वो जो क्रिकेट का ग्राफ है वो नीचे की तरफ है। लेकिन चैपमैन मेरा तो मानना ये है, मैं हमेशा बहुत हाई रेट करता हूँ कि वो फिनिशर के रोल को अदा कर सकता है। नहीं, वो तो करता है, लेकिन आप देखें अगर वो साथ अगर मीडियम पेस बॉलिंग करता हो जी, तो जो आपके 4-5 ओवर्स हैं वो बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं। क्योंकि देखिए रविंद्रा ने इस टूर्नामेंट में काफ़ी ओवर्स कराए, बट कीपिंग इन द माइंड कि जब वो इंडियंस को बॉलिंग करेगा तो उनके लिए जी उनको स्कोरिंग रेट बढ़ाना कोई मुश्किल नहीं होगी। बिल्कुल। तो आई थिंक ये जो एक बॉलर है उनका वो थोड़ा सा लूज एंड है। सेंटर इज प्रोबेबली द बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर अराउंड। अच्छा आकिब सर, बाकी टीमों का कंपैरिजन भी हम बात करेंगे, लेकिन एक स्टेटमेंट मैं देख रही थी सोशल मीडिया पर राणा टुंगा की, और क्योंकि जो श्रीलंकन टीम की परफॉर्मेंस रही है ओवरऑल वर्ल्ड कप में, उस पर काफ़ी अग्रेसिव भी है श्रीलंकन बोर्ड जो है। तो राणा टुंगा कहते हैं कि जे शाह ने श्रीलंकन टीम को जो है तबाह कर दिया है, उसको जो ख़राब करने में मेन रोल जो प्ले किया है वो जे शाह ने किया है, और जो श्रीलंकन टीम के फैसले हैं वो असल में जे शाह करते हैं। तो इंडिया का इन्फ्लुएंस जो है हम वो देखते हैं आईसीसी पे भी है, बाकी टीम्स पे भी इतना इन्फ्लुएंस है कि अपनी टीम को स्ट्रांग कर दिया, बाकियों को वीक कर रहे हैं। आई डोंट नो कि किस तरह से डायरेक्टली वो कंट्रोल कर रहे हैं। आई थिंक एशियन क्रिकेट काउंसिल के थ्रू उसके भी वो हेड हैं। वो कह रहे थे कि जे शाह इंडिया में बैठ के श्रीलंकन टीम के हवाले से फैसले करते हैं। तो उनके अपने क्रिकेट बोर्ड की कमजोरी है। अगर हम ये कहें कि जी हमारी जो सिलेक्शन है, जो हमारी कंट्रोल है वो कोई और कर रहा है, तो राणा टुंगा तो अपने आप को प्रोटेक्ट करे ना, वो कैसे क्यों कर सकता है बाहर से। और अगर अपनी कंट्री के आप चीजें सही रखें तो वो कोई बात ही नहीं कर सकता। तो बात सिर्फ इतनी है कि अपनी आपकी जो इज्जत है, आपकी जो वैल्यू है, दो ही तरीके से आती है। एक आप परफॉर्मेंस से बताते हो इंटरनेशनल लेवल पे कि आपकी एज टीम क्या वैल्यू। दूसरा, आप फाइनेंशियली अपने आप को इतना तगड़ा करते हो जैसे इंडिया ने किया है। बिल्कुल। और ये हर दौर में बदलता रहता है। इंग्लैंड एक दौर में बहुत कंट्रोल करता था, फिर ऑस्ट्रेलिया ने जी जो मैल्कम स्पीड एक थे बिग 3 का कॉन्सेप्ट वो लेकर आए। तो अब ये तो देखिए दो ही तरीके, या तो आप अपनी परफॉर्मेंस, अपनी टीम की परफॉर्मेंस इतनी ऊपर ले जाओ कि लोग आपकी बात सुने, या अपने आप को फाइनेंशियली ऊपर ले जाओ। जब आपकी टीम भी परफॉर्म नहीं कर रही और अब फाइनेंशियली भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो फिर कोई भी आपकी वैल्यू नहीं और कोई भी बात नहीं मानेगी। ऐसा ही। और 10वें नंबर पे या 9वें नंबर पे आप इवेंट में आ रहे हैं तो मैटर करेगा। अच्छा रमीज भाई, आपसे ये हम बात करना चाहेंगे मिडिल ऑर्डर के हवाले से। जिस तरह आपने भी हमेशा ये स्टैट शेयर किया कि सबसे ज़्यादा एवरेज है न्यूजीलैंड की मिडिल ओवर के अंदर, और ख़ासतौर पे डेरन मिचेल का जो रोल है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। वो पेस को भी बहुत अच्छा खेलता है और जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है।
एक चीज़ जो हमने लास्ट मैच के अंदर देखी इंडिया के लिहाज से, उन्होंने 9 बॉलर ट्राई किए। जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन थी उसमें जब संजय मंजरेकर ने पूछा कि आपने इतने बॉलर्स क्यों ट्राई किए, तो उन्होंने कहा कि हमारा एक वीकर लिंक है, रोहित शर्मा ने कहा कि हमने जो 5 बॉलर थे उनको जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड देते थे वो हमें प्रोवाइड करते थे हार्दिक पांड्या। वो बैटिंग को भी कनेक्शन प्रोवाइड करते थे और बॉलिंग में भी। अब आपके ख्याल में अगर भारत पे अटैक होता है और किसी एक बॉलर पे अटैक करेंगे, क्योंकि ओबियसली ये कुलदीप पे करेंगे या जडेजा पे करेंगे, तो इनके पास वो जो एक कुशन था हार्दिक पांड्या की सूरत में, वो अब अवेलेबल नहीं है, तो ये क्या ये स्ट्रगल कर सकते हैं? कर सकते हैं बिल्कुल, मगर उनको मारने के लिए फिर आपके पास विकेटें हाथ में होनी चाहिए और फिर एक स्ट्रैटेजी के तहत आप अटैक करेंगे। मैं समझता हूं कि न्यूजीलैंड जो है ना, ये इनमें जो एक प्रोसेस है वो फॉलो ज़रूर करेंगे और इनके पास इतना टैलेंट है कि इस तरह से ये सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब कर सकते हैं भारत के लिए। मिडिल ऑर्डर में जैसे आपने कहा कि सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट है स्पिन के अगेंस्ट न्यूजीलैंड का इस वक्त इस वर्ल्ड कप में। सो स्पिन को तो ठीक खेल रहे हैं और वही बात है कि अगर जडेजा या कुलदीप या किसी एक फास्ट बॉलर को मार भी पड़ जाती है तो फिर भी मैं समझता हूँ, देखिए मेरा ये मानना ये कि भारत अगर 50% पे भी ऑपरेट करते हैं ना, उनका एक बहुत ही खराब दिन होता है, वो फिर भी फेवरेट है, क्योंकि इतना उन्होंने गैप डाल दिया है अपने में और बाकी टीम्स में कि वो फिर भी संभल जाएगा उनसे मामला कि अगर एक बॉलर का ऑफ डे होता है या 2 बॉलर्स का ऑफ डे होता है, क्योंकि उनके पास रन चेज के लिए स्ट्राइक फोर्स भी है और टेक्निकल एफिशिएंसी भी है केएल राहुल की शेप में। तो ये मगर स्ट्रैटेजी के तहत प्रेशर जरूर न्यूजीलैंड डाल सकती है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि जिस तरह से वो खेल रहे हैं और जिस तरह से अब देखें ना, रचिन अगर वो सेट हो जाते हैं तो वो अच्छी बड़े छक्के भी लगाते हैं और उनकी फॉर्म का इस्तेमाल अभी होता है। ये जितने बड़े बड़े मैचेस हैं ना, वहां पे आपको अपनी फॉर्म दिखानी है। ये नहीं हो सकता कि लीग मैचेस में आप स्कोर कर करके थक जाएं और जैसे ही सेमीफाइनल आए तो आप मुरझा जाएं। तो यहाँ पे गेम उठाने की जरूरत है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कॉनवे जो है वो अच्छा खेलते हैं भारत में। वो अभी तक हाफ हार्टेड चले हैं, हाफ थ्रॉटल पे ऑपरेट किया उन्होंने। सो वो भी स्पिन को ठीक खेलते हैं, विलियमसन भी ठीक खेलते हैं, रचिन भी, ये जो भी इनके विलियमसन, ये इस वक्त आपके जो 20 ओवर्स जो स्पिन के थ्रू आएगी ना इंडिया, ये काबू कर सकती है न्यूजीलैंड की टीम, क्योंकि छक्के भी मारते हैं, टेम्परामेंटली भी स्ट्रांग है। बिल्कुल। अच्छा रमीज सर, हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया शुरू के मैचेस हारी और लग ऐसा रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल तक ना पहुंचे, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्त कमबैक किया है और अब उनकी परफॉर्मेंस जो है देखने के काबिल है। जाहिर सी बात है टॉप 4 में आ गए हैं, तो इसी से अंदाज़ा हमें भी हो रहा है। क्या जो ऑस्ट्रेलियन टीम है वो इंडियन कंडीशंस को समझ गई है या इंडियन टीम की स्ट्रेटजीज को समझ गई है, इसलिए उन्होंने इतना ज़बरदस्त कमबैक किया है? ऑस्ट्रेलिया हमेशा से चैंपियन मटीरियल टीम है। देखिए ये एक तरह से कंट्री का कल्चर आप कह लें, इनकी क्रिकेट की हिस्ट्री कह लें, बहुत फीड ऑफ करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा डिप आने देते हैं अपनी क्रिकेट में, क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रांग है और डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग है। और ये नहीं है कि रेपुटेशन के ऊपर आप खिलाए जाते हैं, ये अकाउंटेबिलिटी वहाँ पे बड़ा एक स्ट्रांग होती है। और अकाउंटेबिलिटी आप तभी कर सकते हैं जब पीछे से एक खेप आपकी तैयार होती जाती है जो कि प्रेशर डालती है और अकाउंटेबिलिटी आसान करती है। सो ऑस्ट्रेलिया जो है इस लिहाज से हमेशा स्ट्रांग कंटेंडर रहेंगे और यहाँ पे बहुत सारों का मानना भी है इस वर्ल्ड कप के दौरान कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का ही फाइनल होगा। मैं समझता हूँ कि अगर होगा तो ये बुरा कॉन्टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि इंडिया में एक तो बहुत सारे आईपीएल में इनके प्लेयर्स खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया के, दूसरा ये एक तरह से एक इम्प्रेस भी किया हुआ है इंडियन फैंस को। इंडियन टीम अगर कहीं कोई घबराती है तो वो ऑस्ट्रेलिया से, बिकॉज ऑफ द जो इनका सीवी है वो बड़ा स्ट्रांग है वर्ल्ड कप इवेंट्स में, और फिर टीम भी है, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि मिडिल ऑर्डर उतना स्ट्रांग नहीं है ऑस्ट्रेलिया का जितना कि शायद न्यूजीलैंड का स्ट्रांग है। सो पता चल जाएगा आपको अगले 24-48 घंटों में कि क्या होने वाला है, बट मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया एक स्ट्रांग कंटेंडर है, बन रही है इस वर्ल्ड कप के लिए। बिल्कुल। आखिर भाई, जैसे हमने अभी बात की स्पिन को अच्छा खेलने के लिहाज से, डेरिल मिचेल की मैं आपसे भी बात करना चाहूँगा। वो एक ऐसा बैटर आया, ऑब्वियसली केन विलियमसन तो लास्ट कोई वो एक डेकेड से परफॉर्म कर रहे हैं, बट जो स्टेबिलिटी इसने प्रोवाइड की आके, जब आता है कई दफ़ा फास्ट बॉलर ऑपरेट कर रहे होते हैं, कई दफ़ा स्पिनर आते हैं, एक तो हाइट लंबी है, पार बड़ी ज़्यादा, रीच काफ़ी लंबी है,
वो ख़ास तौर पे कुलदीप को अगर हम देखें मैच के दौरान तो वो उसको जहाँ पे वो बॉल पिच करते हैं उधर से उठा के छक्का मारते हैं, ना उसको आगे करने देते हैं ना पीछे। अगर पीछे पिच करता है तो वो मिड विकेट पे छक्का मारते हैं। तो ये जब ऐसा बैटर हो जिसके पास सारी शॉट्स भी हो, रेंज भी हो, ताकत भी हो, उसका टीम में होना और स्पिन को काउंटर करना कैसे देखेंगे आप? देखिए उसने अपनी स्किल डेवलप की है। वो मिडिल में सीधा खेलता है जो विक्टो बॉल है जी, रिवर्स स्वीप उसने मास्टर की हुई है। तो जब एक जो मिस्ट्री बॉलर या रिस्ट स्पिनर जो होते हैं वो करते क्या है कि एक तो वो जो लोग उनको रीड नहीं करते वो उनको इजीली हंट करते हैं, ठीक। और दूसरा अगर आप इस तरह की शॉटें आपको नहीं आती, रिवर्स स्वीप नहीं आती, स्वीप नहीं अच्छी आती जी। या आप निकल के फीट यूज नहीं कर पाते, ये तीन चीजें हैं जो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पिनर को भी आप अंडर प्रेशर कर सकते हैं जी। तो आप देखिए कि उसने वो इतना कंट्रोल से वो जो ऑफ स्टंप के बाहर बॉल आती है उसको वो उल्टी स्वीप मार देता है। ऐसा ही है। जो विकेटों लेग स्टंप के ऊपर है वो उसको स्वीप मारता है, सामने आती है वो फीट यूज करता है। तो ये आइडियल एक टेक्निक है किसी भी बैटर के लिए कि वो जितना भी अच्छा स्पिनर हो उसको वो काउंटर कर पाए। बिल्कुल। और उसके बाद आपकी अगर फीट यूज करते हैं उसके अलावा आप खड़े होके छक्का मारना है तो आपके मसल पावर होनी चाहिए। तो जो हम एक चेंज देख रहे हैं हमारे जो 90s में जो क्रिकेट होती थी बहुत कम लोग इतने ज्यादा मसल मैच होते थे, छक्का मारना भी है यूज करो और फिर छक्के लगते थे। अब तो खड़े खड़े मैक्सवेल ने या फकर को आप सातवीं स्टंप पे भी ऑफ स्टंप पे बॉल करो जी। अब उसको क्या करते फकर को भी वो कहते हैं कि ये इधर मारते हैं इसको ना ऑफ स्टंप के बाहर कराएं, वो इसके लिए और आसान हो जाता है। उधर से मार लेते हैं। अभी एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके कल वाले सेमीफाइनल के हवाले से और टॉप 5 बैटर और बॉलर के हवाले से भी आपसे बात करेंगे। इस पे विद अस। वेलकम बैक। तो जैसे कि सेमीफाइनल अब कल से शुरू होगा और हम टीम्स का जो कंपैरिजन है उस पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इंडिया न्यूजीलैंड के साथ खेल रहा है तो किसको एज हासिल हो सकता है। और जाहिर सी बात है टॉस पे डिपेंड करता है, जो टॉस जीतेगी उसको एज हासिल होगा। रमीज सर, इंडिया और न्यूजीलैंड की तो हम बात कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की अगर कंपैरिजन की बात करें तो साउथ अफ्रीका बड़े इवेंट में चौक करता है और उसके वाले उनको चौकर भी कहा जाता है। कैसे देख रहे हैं ओवरऑल साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस इंडिया में जो अब तक रही है, और क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को, जो कि जैसे मैंने शुरू में भी बात की कि वो बड़ा अच्छा उन्होंने कमबैक किया, उनको हराने में कामयाब हो सकते हैं? ऐसी टीम है उनकी? देखिए, अगर आपने टूर्नामेंट्स नहीं जीते हुए ना, वर्ल्ड कप नहीं जीते हुए, तो वो एक बहुत बड़ा एक ब्लॉक होता है, मेंटल कह ले या टेक्निकल कह ले। और ये साउथ अफ्रीका जो है ये वहां तक पहुंचे नहीं है। हमेशा जैसे आपने सही कहा, ये चोकर जो है ये इनके साथ एसोसिएट होता है। पहले तो गले का चोकर था, ये क्रिकेट में भी चोकर आ गया, सब फर्क हो गया। अगर ये आपको अगर जीतना नहीं आता है ना और बड़े मैचेस में आप फंस जाते हैं तो ये बहुत बड़ा एक रोड ब्लॉक है जिनको क्रॉस करना है। ठीक है, फॉर्म अच्छी है, ऑन द डे पहले बैटिंग करते हैं, कोई पता नहीं है लपेट में आ जाए ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग के अलावा तो कोई खास इतनी अच्छी नहीं है, बट वो अपनी स्पिरिट और अपनी बैटिंग के थ्रू जो है वो प्रेशर डालते हैं। एनीवे, मैं समझता हूँ ये इतना भी वन साइडेड मुकाबला नहीं है जितना कि भारत और न्यूजीलैंड का हो सकता है टेक्निकल टर्म्स के ऊपर वन साइडेड, क्योंकि भारत जिस तरह से खेल रहा है। बट ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, एनीथिंग कैन हैपन। सिर्फ अगर आप जीते नहीं हुए, मैं समझता हूँ, तो फिर आपको अगर जीतना नहीं आता है तो फिर आप ऐसी ऐसी गलतियां खुद करते हैं जिसको आप खुद भी सोच नहीं सकते कि ये कहाँ पे गलती कर दी। बिल्कुल। अच्छा रमीज भाई, अगर हम देखें तो जो ग्रेशन की, जैसे मैंने आकिब भाई से अभी पूछा, मिसिंग पार्ट था, कहीं ना कहीं लगता था न्यूजीलैंड में है, वो ग्रेशन प्रोवाइड कर रहा है, टॉप से रविंद्रा कर रहा है, और जो एक मेरी नज़र में एक और हीरो इन मेकिंग की बात करें, और दूसरा चैपमैन है। चैपमैन की अभी हमने वो परफॉर्मेंस नहीं देखी जिस तरह मैं उसको रेट करता हूँ, जिस तरह वो पाकिस्तान में इनिंग्स खेली, और उस लड़के के अंदर जो खूबसूरत टैलेंट है पावर हिटिंग का। आप इन दोनों के आने से जो ग्रेशन का पार्ट न्यूजीलैंड में मिसिंग था उसको कवर अप होते देखते हैं? देखिए इरफान, ये ग्रेशन जो होता है ना, ये परफॉर्मेंस से होता है ज्यादा। आई मीन हर एक के रूल्स डिफाइंड है ना।
ये नहीं हो सकता कि अगर आप में एग्रेसिव आपकी बैटिंग नहीं है तो आप सडनली उसको स्विच ऑन या फ्लिप ऑन स्विच को कर दे और आप एग्रेसिव हो जाएंगे। आई थिंक हर एक अलग रोल होता है पूरी टीम में। मुझे ऐसा लगता है कि ये ठीक ठाक पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने मतलब 400 की धुनाई की है यार। तो ये एग्रेशन आप बैटिंग में जो मर्जी कह ले, वो एक तरीका उस तरह का वारदात का वैसा नहीं है जैसे रोहित शर्मा का है या वार्नर का है। बट ये 400 350 कर दिया, ऑलमोस्ट 4-5 रन से 380 कर दिया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो इनको जहाँ पे एग्रेशन का तड़का लगना ये लगाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा आकिब से हमने देखे इस पूरे वर्ल्ड कप में इंडिया ने जितने मैचेस खेले हैं 350, 400 से ऊपर रन बनाया है। एक तो जाहिर सी बात है अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीता है तो वर्ल्ड कप चैंपियन तो वो होंगे, लेकिन जो रन रेट इतना उन्होंने दिया है इससे उनके उस पर क्या फर्क पड़ेगा, उनके कहना चाहिए रेटिंग पे? देखिए इसमें एक चीज़ ज़रूर है कि उनके हार्दिक पांड्या से उनको बहुत फर्क पड़ा उनके कॉन्फिडेंस पे। बिल्कुल। क्योंकि अगर ऊपर से विकेटें गिरती हैं तो हार्दिक पांड्या एक ऐसा प्लेयर है जो गेम को चेंज कर सकता है। बिल्कुल। अब उनके पास वो नीचे उस तरह की पावर हाउस अवेलेबल नहीं है। वो वरीड हैं इस बारे में। तो जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज इंडिया के पास था हार्दिक पांड्या की वजह से, वो कम जरूर हुआ, उनका कॉन्फिडेंस जरूर कम हुआ। इवन बॉलिंग में भी आके भाई बॉलिंग में भी फंस जाते हैं ना बीच में फिर। अब देखना ये है कि अब वो जो हार्दिक पांड्या हो टीम के अंदर और इंडिया की टीम अगर न्यूजीलैंड से कंपेयर करें तो फिर तो बहुत फर्क है इंडिया की स्ट्रेंथ के अंदर। ऐसे ही विदाउट हार्दिक पांड्या न्यूजीलैंड इंडिया ऑन गिवन डे टॉस आई थिंक 50-50। जो टीम टॉस हार गई उसको डेफिनेटली प्रॉब्लम्स होंगी। ये तो मेरा ख्याल है कल के दिन की सबसे खास बात है। और आपने जैसा कल भी कहा था कि अंडर लाइट्स 10-12 ओवर जो हैं वो बड़े मुश्किल साबित हो सकते हैं बहुत ज्यादा, और वो न्यूजीलैंडर के ज्यादा चांसेस हैं टू सरवाइव। अच्छा, क्योंकि देखिए ना उनकी नेचर आप देखें, इंडिया कभी भी इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया में जहां बॉल सीम होगा, वहां इंडियन बैटर्स को तो प्रॉब्लम 100% होगी। ऐसे ही। और जब आप बात करते हैं न्यूजीलैंडर के बैटर्स की तो वो इस चीज के यूज्ड टू है, वो सरवाइव कर जाएंगे। विलियमसन की मेरा ख्याल दुनिया में सबसे ज्यादा लेट खेलते हैं। ऐसे ही। और सबसे ज्यादा वो टेक्निकली साउंड है। अगर कोई एक विकेट गिर भी गई तो उन्होंने आके वो ओवर जो है वो निकाल जाएंगे। ऐसे ही। तो आई थिंक टॉस का जो है ना इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। ये टॉस क्या होता है, अभी हमने टॉप 5 बैटर और बॉलर्स और कैचेस भी अपने शायकीन के लिए निकाले हैं और लेजेंड से राय भी लेते हैं, वो दिखाते हैं जी कौन लिस्ट में अवेलेबल है। अगर सबसे पहले हम बैटर की बात कर लेते हैं जी, विराट कोहली टॉप पे हैं। इन्होंने 9 मैच खेल के 594 रन बनाए हैं। डी कॉक का दूसरा नंबर है जी, वो 174 उनका इस वर्ल्ड कप में हाईएस्ट रहा और 591 है उनका। रविंद्रा, जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि एक अनदर किंग इन मेकिंग की बात करते हैं न्यूजीलैंड की तरफ से जी, 565। तो ये बड़ा, रोहित शर्मा और वार्नर फिर चौथे और 5वें नंबर पे हैं। आके भाई स्टैट्स बता रहे हैं कि कोहली टॉप पे है पहले डी कॉक से, बट 2-3 रन का डिफरेंस है। कैसे देख रहे हैं इस बड़े मुकाबले में कोहली का इस तरह टॉप पे होना? ऑब्वियसली नंबर 1 बैटर कहा जाता है। देखिए नंबर 1 बैटर अच्छी बात है, आप सारा साल नंबर 1 रहे, लेकिन अगर आप वनडे की बात करते हैं तो आप चाहे 3 साल 4 साल जो मर्जी करते रहे, आके बात तो खत्म वर्ल्ड कप ही होनी। और नाम उन्हीं के याद रखे जाते हैं जो वर्ल्ड कप जीतते हैं। कोहली अगर यहाँ से परफॉर्म करके वर्ल्ड कप जीतते हैं, इंडिया जीतता है, तो फिर बात बनेगी। अब ये अगर सेमीफाइनल में हार जाए या फाइनल में हार जाए कोई याद नहीं रखता। अच्छा, थोड़ा क्रिटिसाइज भी इन पे हुआ है कि भाई लास्ट इनिंग्स के अंदर जो इन्होंने 100 बनाया था उसमें कहा गया कि ये थोड़ी सी सेल्फिश इनिंग्स थी। रोहित शर्मा ने 300 किए तो वो उन्होंने 300 कर सकते थे, 80s में आउट हुए, उन्होंने अपनी शॉट्स को ब्लॉक नहीं किया। कोहली का कहा जा रहा है जी उन्होंने अपनी शॉट्स ब्लॉक की, वो रुके, इवन दो इंडिया मैच बड़ा इजीली जीत गया, बट ये क्रिटिसिज्म उन पे कहीं ना आया, कहीं उनके इंडियन प्लेयर से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी। देखिए ये रिलेट करता है आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी सोच क्या है। एट टाइम्स वो किसी और के पास हो सकता है ये मौका भी नहीं है कि वो 100 करे और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दे।
ये दिमाग में आती हैं चीज़ें, बट जब यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक कप्तान को ग्रेट कप्तान बनाती हैं, जो एक कप्तान को ऑर्डिनरी कप्तान बनाती हैं। जब इस सोच से आप कब कैप्टन बनते हैं तो आप कभी भी वो चीज़ें अचीव नहीं कर सकते। रोहित शर्मा की यही सोच है कि वो 5 दफ़ा IPL में जीत चुका है। कोहली ने कप्तानी की, IPL में भी कभी नहीं जीते, वहां से चेंज कर दिया गया उनको। 4 साल कप्तान रहे, कोई टाइटल नहीं जीत सके। ऐसे यही वजह है कि रोहित शर्मा के होते हुए वो जो उनका माइंड सेट है, ये बेस्ट चांस है इंडिया के पास वर्ल्ड कप जीतने का। अच्छा। इसी को अगर आप रिलेट करें बाबर आजम से, तो ये 3.5-4 साल में 5 इवेंट्स आए, वो नहीं जीत सके। क्यों? एक हिस्ट्री होती है आपकी एज कैप्टन। उन्होंने PSL में भी कोई टाइटल नहीं बाबर ने इस तरह जीता। तो ये जो मेंटल ब्लॉक की हम बात करते हैं टीमों की, ये कप्तानों के ऊपर भी होता है। अगर हम सरफराज की बात करते हैं तो अंडर 19 का वर्ल्ड कप उसने जीता, फिर उसने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, फिर अगर वो कप्तानी की बात करें तो PSL में भी एक ट्रॉफी जीत गया। तो ये बहुत सारी चीजें आपकी पर्सनैलिटी से और आपकी ट्रॉफी का टाइटल भी अभी जीता लास्ट मंथ, अपनी से लिंक्ड होती हैं। अच्छा, कोहली अच्छे कैप्टन नहीं हैं, ये तो हम सबको पता है, लेकिन कोहली बहरहाल सेंचुरियों पे सेंचुरियां हमेशा बनाते हैं। आप कोहली को सचिन तेंदुलकर या MS धोनी या इस तरह के जितने भी इनके बैट्समैन रहे हैं उससे किस तरह कंपैरिजन करेंगे, किस तरह रेट करेंगे? देखिए, सचिन तेंदुलकर भी बहुत रन्स बनाते थे, लेकिन जो कोहली के रन्स होते हैं ना, ये मैच विनिंग होते हैं, चेजिंग करते हुए जो खास ये इनकी जो बैटिंग की क्लास है, बैट्समैन वही है जो मैच को फिनिश करे। जी बिल्कुल। इंडिया की हिस्ट्री में जितने मैच इसने बैटिंग पे जिताए हैं कि आज तक किसी ने नहीं जिताया। तो मेरे ख्याल सारी दुनिया में शायद सारी दुनिया, आई थिंक प्रोबेबली ही इज द बेस्ट। लारा के बाद अगर मुझे याद पड़ता है, ब्रायन लारा के बाद, तो ये एक ऐसे बैटर हैं जिन्होंने बहुत मैच जिताए। रमीज भाई, आपने भी टॉप 5 बैटर के देखे, कैसे देखे हैं? टॉप 3 पे पहले नंबर पे कोहली है, डी कॉक है, फिर तीसरे नंबर पे रविंद्रा है। आप कुछ कहना चाहें प्लीज इस बारे से? देखिए, ग्रेटेस्ट रन चेजर तो विराट कोहली हैं हिस्ट्री में, वाइट बॉल क्रिकेट में। जो ब्रेकआउट प्लेयर है वो सचिन रविंद्रा है, इस पर कोई शक नहीं है। और लेट मिडिल ऑर्डर से ओपन कराया, सो दाद देनी पड़ेगी न्यूजीलैंड के थिंक टैंकों के, उन्होंने उनमें पोटेंशियल देखा है और उन्होंने भी उस स्टेज को अपना बनाया। और उनके पास गेम है, एक जिसको कहते हैं ना कि प्रॉपर शॉट्स हैं, 150 की स्पीड के छक्का लगाते हैं फुल शॉट के ऊपर, तो एक बहुत बड़ी है वो। बाकी जो है और कौन है, डिकॉक है, उन्होंने साउथ अफ्रीका का संभाला, प्लेटफॉर्म संभाल के, और जो लंबे रन किए हैं उसमें डिकॉक की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन। अगर आपका ओपनर सेंचुरीज करता है तो उससे फिर आपकी बाकी बैटिंग लाइनअप बहुत रिलैक्स्ड हो जाती है। सो उन्होंने वो एक प्लेटफॉर्म जो सजाया है डिकॉक ने, उसकी बदौलत ये सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं साउथ अफ्रीका वाले। बिल्कुल ऐसे ही। अब टॉप 5 बॉलर के भी देखते हैं जी, उस लिस्ट में कौन कौन से बॉलर हैं। मेरा ख्याल है एडम जैम्पा जो है वो हमें सबसे टॉप पे नजर आते हैं। बिल्कुल 9 मैचेस में 22 विकेटें ली। कॉनमी इनकी 5.26 है। मधुशंका की बात करें, 9 मैचेस में 21 विकेटें। कोटजे ये एक ऐसे बॉलर के तौर पे आए नोकिया की जगह पे, जिन्होंने बहुत शानदार परफॉर्म किया। 7 मैचेस में 18 विकेटें हैं। शाहीन शाह अफरीदी जो है हमारे जी, 9 मैचेस में 18 विकेटें। और जसप्रीत बुमराह 9 मैचों में 17। जी आके भाई, ये जो सबसे ज़्यादा तनकीद जैम्पा पे पहले 2 मैचेस पे हुई कि स्पिन करनी नहीं आती, इन पिचेस पे वो चल नहीं पा रहे, प्रॉब्लम है। उस लड़के ने कहा कि नहीं जी, आई एम हियर और मैं चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। अब वो टॉप पे खड़े। देखिए, ज़बरदस्त जिस तरह से शुरू में जो लग रहा था ना कि ऑस्ट्रेलिया की टीम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रही, तो उसकी मेन वजह जाम्पा थी। जाम्पा जो मिडिल में, अगर जो भी टीम यहाँ तक पहुँची हैं, उनकी सबसे जो अच्छी चीज़ हुई है कि मिडिल में उनके जो स्पिनर्स हैं उन्होंने परफॉर्म किया। पाकिस्तान का इस पोजीशन में आना की सबसे बड़ी वजह क्या है? 2 वजह हैं। एक, शाहीन भी देखे, उसने 9 मैचों में 18 विकेटें ली हैं जी, ठीक है। और हम सोच रहे हैं, लोग सोचते हैं कि वो शाहीन ने वो वाली परफॉर्मेंस नहीं दी, वो इससे बेहतर उसकी परफॉर्मेंस होनी थी। किस वजह से होनी थी? दूसरी तरफ से नया बॉल करने वाला बॉलर ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे। वो आता है, मेडन ओवर करता है, उधर से दूसरा आता है, वो उसको मार पड़ जाती है। तो जो प्रेशर क्रिएट, जो नसीम के साथ शाहीन का एक कॉम्बो था,
वो उससे क्या होता था कि आपको और मौका मिलता है कि आप चांस लें और विकेटें उड़ाएं। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत, मैं समझता हूँ, अलार्मिंग चीज़ है कि जिन्होंने ये टीम सेलेक्ट की थी, कप्तान है या सेलेक्टर्स हैं, उन्होंने क्या सोच के टीम भेज दी कि शाहीन के साथ कोई दूसरा नया बॉल कराने वाला बॉलर ही नहीं है। बिल्कुल। तो फिर भी उस शाहीन की मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि फिर भी उसने 18 विकेट ली टॉप 5 में अच्छा, अवेलेबल है। नसीम शाह की कमी बहरहाल हमने देखी है वर्ल्ड कप में, बहुत बुरी तरह से महसूस हुई है। और जैसे कि शाहीन और नसीम शाह का भी आपस में कितना अच्छा कॉम्बिनेशन था कि नसीम शाह जो पहले ओवर करते थे उसके बाद शाहीन को एक बड़ी अच्छी सपोर्ट मिलती थी। लेकिन जैसे कि अब आप भी कह रहे हैं कि बड़ी बदकिस्मती थी कि उन्होंने कोई न्यू बॉल करवाने वाला नहीं भेजा। क्या पाकिस्तानी टीम में कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है जो कि इस तरह की कंडीशंस में न्यू बॉल करवा सके, नसीम शाह शाहीन के अलावा? नहीं, अभी इस टीम में नहीं है ना। जो हारिस रऊफ है वो स्पेशलिस्ट मिडल एंड डेथ ओवर्स कराता है। मोहम्मद वसीम जो है वो भी इसका यही रोल है। तो हम इसलिए कह रहे थे कि आप जमान खान को ये टीम में लेके आ सकते हैं। खेलता है, PSL खेलता है, 2 ओवर नए से भी कराता है और डेथ में तो आई थिंक प्रोबब्ली वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। बिल्कुल ऐसे ही। तो इम्पैक्ट डिफरेंट हो सकता था। रमीज भाई, आप भी टॉप 5 बॉलर आपकी लिस्ट देखी, जिसमें जैम्पा के हमने बहुत बात की कि इसने जब परफॉर्म करना शुरू किया तो पूरी बॉलिंग लाइनअप को अपलिफ्ट कर दिया, और शायद जो पेसर हैं वो स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं। और मधुशंका बेचारे अकेले ही बॉलर के तौर पे उन्होंने 21 विकेटें ली, फिर शाहीन 18 हैं। कोटसी की मैं बात ज़रूर करना चाहूँगा, नोकिया की जगह पे आए, किसी ने देखा नहीं था, बट जिस तरह की शानदार बाउंसर शॉर्ट पिच बॉलिंग ये लड़का करता है और हर बॉल 145 150 नॉच के दरमियान करता है। कैसे देख रहे हैं ये बॉलिंग का सारे जो भी ये टॉप 5 लिस्ट है? देखिए, मधुशंका और शाहीन शाह अफरीदी का एफर्ट इसलिए यूजलेस है क्योंकि टीम्स आगे बढ़ी नहीं है, और नए बॉल पे जो पाकिस्तान को मार पड़ी है वो भी हिस्टोरिक है। इनफैक्ट जो बॉलिंग है हमारी वो इतनी बेबस मैंने आज तक नहीं देखी है। सो ये जो क्रिटिसिज्म होता है ना बाबर आजम के ऊपर, शायद वो कप्तानी छोड़ दे, मुझे नहीं पता, बट फैक्ट है कि आप खराब बॉलिंग पे फील्ड नहीं सेट कर सकते। और ये इतने ज्यादा एक क्रिकेट खेल चुके हैं, ये कोई मकसद नहीं है, ये कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि मैं नया बॉल कर ही नहीं सकता हूँ, ऐसे नहीं होता है ये आपको। और ये क्या है कि अगर नसीम शाह होते तो उनको मारना पड़ती, और अगर नहीं है तो इतनी भी कैसे फ्रेजाइल हो सकती है हमारी बॉलिंग कि आप एक बॉलर को इतना मिस करें कि आप 400 स्कोर एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 5 दफा खा लें। ये हमारा जो इसके ऊपर जो है ना, ये आपको उसमें आपकी कंसिस्टेंसी थी, ये डिसिप्लिन था। क्या कि सब थक गए कि लेंथ बॉल कराएं। अगर फास्ट बॉलर लेंथ बॉल नहीं करा सकता, चाहे सेकंड फेज या डेथ पार्ट के ऊपर, तो फिर वो नहीं, उसका कोई तरीका ही नहीं है कि वो एग्जिस्ट कर सके सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस पे। तो एक तो पाकिस्तान को जो मार पड़ी है वो फ्लैट बॉलिंग की वजह से पड़ी है, और ये जो इंडिविजुअल बाद में विकेट्स आ जाती हैं इसका कोई मकसद नहीं है। इसलिए कि वही बात है कि अगर आप पूल मैचेस में या लीग मैचेस में जितनी मर्जी सेंचुरीज करते हैं, अगर आपकी टीम आगे नहीं जाती है उन सेंचुरीज का कोई फायदा नहीं है। तो जैम्पा जो है वो उन्होंने बेसिक चीज रखी है, उन्होंने विकेट टू विकेट बॉल किए। हमारे स्पिनर्स ने एक ने भी कंसिस्टेंटली 3 बॉल भी एक जगह पे नहीं किए, तो जिसकी वजह से सेकंड वर्स्ट स्पिन बॉलिंग परफॉर्मेंस हुई है इस वर्ल्ड कप में। सो बहुत जगह के ऊपर जो है वो एक्सपोज हुए, और सबसे बड़ी वजह एक्सपोज होने की ये है कि 50 ओवर्स में सस्टेन नहीं कर सके हम क्वालिटी को, और अपना टेम्परामेंट हमारा टेस्ट हुआ है, और जिससे कि दूसरी टीम्स ने बहुत बेहतर तरह से अपने आप को हैंडल किया है। और वही बात है कि जो सब कॉन्टिनेंट का ब्लॉक है ये बहुत पीछे है कंपेयर टू द वेस्टर्न ब्लॉक। पता तो ये चलता है मासवा इंडिया के बाकी हर टीम ने कहीं ना कहीं बॉलिंग में और बैटिंग दोनों जगह गलती की है। सो जैम्पा ने बेसिक चीज ठीक की है, विकेट टू विकेट आके, क्योंकि ज्यादा स्पिन नहीं करते हैं वो, सिर्फ आके लेग पे बॉल करके और विकेटों को टारगेट किया। बिल्कुल। और रमीज भाई, जिस तरह आपने कहा, अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज जो है वो है छक्कों की क्वांटिटी। अब साउथ अफ्रीका नंबर टॉप पे 82 छक्के लगाए जब मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं। भारत ऑलमोस्ट 75 के करीब है, ऑस्ट्रेलिया भी आई गेस 70 के करीब है। तो ये इतना क्लियर डिफरेंस है बाकी टीमों का और इन 3 टीमों का छक्के लगाने की। तो ये मेरा ख्याल है मॉडर्न डे क्रिकेट को आपने अंडरस्टैंड करना है, टीमों ने, प्लेयर्स ने भी इंडिविजुअल लेवल पे, और फिर आप जाके कम्पीट कर पाएंगे।
रमीज भाई आपका बहुत शुक्रिया, आके भाई आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह रात को दोबारा हम लोग मुलाकात करते हैं और डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।